नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सबको चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड करने पर ढेर सारी बधाई। हमारी कंट्री वो एक वाहिद कंट्री बन गई है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जिसने कि सबसे पहले लैंड किया है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही स्पेशल कहानी है। आज हम आपको धरती से लेकर चांद तक के पूरे सफर की कहानी बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये जो चांद के आखिरी 15 मिनट, ये आखिरी 15 मिनट इतने क्रूशियल क्यों थे, जिस पर कि पूरा विश्व टकटकी लगाए बैठा था कि आखिर होगा क्या। धरती से लेकर चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,85,000 किलोमीटर। जब चंद्रयान ने ये सारा सफर इतनी आसानी से तय कर लिया तो वो आखिरी 15 मिनट क्रूशियल क्यों थे, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन इससे भी पहले हम जानेंगे कि चांद आखिर है क्या। हम चांद के बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी है 4.5 अरब साल पुरानी। कहते हैं धरती और चांद का जन्म एक साथ हुआ था। अब ये जो पूरा सिस्टम है धरती से लेके चांद तक का, इसके बीच में बहुत सारी भारी भारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये नीला नीला आसमान है। अब ये जो नीला आसमान है ये क्या है? नीला आसमान जो है इसका ना तो कोई आदि है ना अनंत है, ये बिल्कुल इनफाइनाइट है, इसको हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो नीला आसमान एक भ्रम है, इसका ये कुछ भी नहीं है, ना हम इसका आदि खोज सकते हैं ना हम इसका अंत खोज सकते हैं। लेकिन इस नीले आसमान पर बहुत सारी चीजें हैं और जो सबसे मेन है वो है सूरज। सूरज जो कि एक चमकता हुआ तारा है। सूरज की अपनी चमक है। अब सूरज के साथ और क्या क्या है, अब इसको हम कुछ ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं और कुछ बड़ी बड़ी भी सिटीज हैं। तो उस छोटे छोटे अनगिनत शहर हैं, उसमें कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, बैंगलोर है। तो ये महानगर है। तो ऐसे ही सूरज के साथ 8 महानगर है। जो सूरज के सबसे पास वाला महानगर है पहला, वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी पहला प्लेनेट है जो कि सूरज के करीब है। उसके बाद अगला प्लेनेट है शुक्र यानी कि वीनस, जो सूरज के करीब है। उसके बाद तीसरा प्लेनेट है अर्थ, पृथ्वी, जहां की हम और आप रहते हैं। चौथा प्लेनेट है मंगल यानी कि मार्स। पांचवा प्लेनेट है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। छठा है सैटर्न यानी कि शनि, फिर राहु और केतु। तो ये 8 प्लेनेट है जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब हैं। तो ये तो है महानगर। और इसके अलावा सूरज के पास छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी सिटीज और शहर है, ऐसे सूरज के पास भी कई छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं जिन्हें छोटे प्लैनेट्स कहा जाता है। अब इसी तरह मंगल और बृहस्पति के बीच में कई छोटे छोटे गांव हैं, यानी कि कई पत्थर हैं। अब ये पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो टकराकर ये कहीं ना कहीं गिरते हैं, जिन्हें एस्टेरॉइड कहा जाता है। अब इनके सामने जो भी प्लेनेट आता है, मान लीजिए अब ये मंगल इनके सामने आ गया, तो ये मंगल के बीच में जाएंगे और वहां, क्योंकि ये बहुत वजनी होते हैं, वहां जाकर ये गड्ढे करेंगे, तबाही मचाएंगे। अब इसी तरह अगर मंगल सामने से हट गया, सामने पृथ्वी आ गई, तो ये पृथ्वी पर आ जाएंगे नीचे। अब जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ पर तबाही मचाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे करते हैं। कुछ तो एस्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो ऊपर ही जलकर खाक हो जाते हैं, क्योंकि आपस में टकराते हैं तो वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो आ जाते हैं, जैसे एक बार इसी तरह का पत्थर पृथ्वी पर आया था, तो वहां पर जैसे कि महाराष्ट्र में लुनार झील है, कहा जाता है वो इसी तरह के एस्टेरॉइड के गिरने से बनी। अब जब पृथ्वी पर ये एस्टेरॉइड आते हैं तो इनका नाम चेंज होकर इनको उल्कापिंड कहा जाता है। अब पृथ्वी पर कई बार इस तरह के उल्कापिंड गिरे हैं, ये काफी तबाही मचाते हैं और काफी बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं।
अब मार्स से हटे तो पृथ्वी आई, अगर पृथ्वी हट गई तो यही एस्ट्रॉयड ये चंद्रमा पर चले जाते हैं और वहां गिरकर बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है उसी से दिन और रात होती है, 24 घंटे का पता चलता है। इसी तरह बुध का अपना सैटेलाइट था और शुक्र का अपना सैटेलाइट था, लेकिन क्योंकि वो सूरज के करीब है तो उसकी चुंबकीय शक्ति की वजह से सूरज उनके सैटेलाइट को निकलकर खा गया था। इसीलिए धरती का अपना सैटेलाइट है जिसे कि चांद कहते हैं, इसीलिए इस चांद की बहुत अहमियत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत युद्ध हुआ, बहुत बहुत सारे बॉम्ब बनने लगे, हिरोशिमा और नागासाकी पे भी बॉम्ब गिरा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनने लगे, तो लोगों को लगा कि अब इतने सारे बॉम्ब बनने लगे हैं, अगर कोई एक बॉम्ब पृथ्वी पर गिर जाएगा तो पृथ्वी तो खत्म हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसी युद्ध की वजह से लोगों ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया। अब उनको लगने लगा धरती और चांद के बीच में जो है वो क्या है, वो एक स्पेस है। अब लोगों की नजर उस स्पेस की तरफ जानी शुरू हुई। तो चलो चलकर देखा जाए उस अंतरिक्ष पर कोई जीवन है या नहीं, वहां की खोजबीन की जाए, वहां इंसान रह सकते या तो नहीं रह सकते। तो इसी तरह से स्पेस वॉर शुरू हो गई। अमेरिका ने सबसे पहले स्पेस वॉर शुरू की। सबसे पहले अमेरिका वहां गया, फिर रूस गया, फिर चाइना गया, उसके बाद इंडिया के राकेश शर्मा वहां पहुंचे, फिर सबने वहां पर जाकर बहुत खोजबीन की। अब जब वहां की रिसर्च पूरी हुई तो उसके बाद सबकी नजर चांद पर जाने लगी कि अब चांद पर जाकर देखा जाए वहां कुछ जीवन है या नहीं, वहां रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। तो सबसे पहले जो थे जॉन एफ कैंडी, अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगले 10 वर्षों में हम किसी इंसान को चांद पर जरूर भेजेंगे। अब जॉन एफ कैंडी की तो मृत्यु हो गई, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। अब उनके कत्ल के ठीक 8 साल बाद यानी 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के 3 लोग चांद पर पहुंच गए। जिसने सबसे पहले कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब उनके बाद एक 12 लोग चांद पर गए, ये सारे अमेरिकी थे। जो लास्ट इंसान चांद पर गया था वो गया था सन 1972 में। अब लगभग 52-53 साल हो चुके हैं, उसके बाद चांद पर आज तक कोई नहीं गया। उसका रीजन ये भी है कि ये बहुत खर्चीला है, वहां जाना इतना आसान नहीं है। अब चंद्रयान 1 भी चांद पर गया था, 2 भी गया था, अब चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुली लैंड कर गया, और भी इस तरह से रॉकेट जाते रहे हैं। ये चांद के सेंट्रल पॉइंट पर उतरते थे। सेंट्रल पॉइंट पर इसको लैंड कराना बहुत इजी था क्योंकि वहां लाइट भी थी और वहां की जो पृथ्वी थी वो समतल थी, इसलिए वहां उतरना आसान था। तो वहां जब अमेरिकी पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, उन्हें ये भी पता चला कि चांद पर पानी भी है। लेकिन उनकी नजर एक ऐसे एरिया पे गई जहां बिल्कुल अंधेरा था, जिसे कि साउथ पोल कहा जाता है। वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। अब चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसा कि आप जानते हैं चांद का जो जन्म है वो मलबे से हुआ है, स्टेरॉइड के मलबे से हुआ है। तो चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसा कि चांद आपको दिखता है धरती से बहुत खूबसूरत है, लेकिन असल में वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और चांद की अपनी कोई रोशनी भी नहीं है। चांद की जो रोशनी है वो सूरज की वजह से उसकी रोशनी है। तो अब सबकी नजर गई उस साउथ पोल पर कि उस साउथ पोल पर जाया जाए और वहां जाकर देखा जाए आखिर वहां ऐसा है क्या। तो कल आपने देखा कि जिस तरह साउथ पोल पर हमारा कल चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर गया, अब वहां की रिसर्च की जाएगी कि वहां पर ऐसा है क्या, अंधेरा आखिरकार क्यों है वहां पर। तो चांद जो है वो खोखला है। अब वहां रिसर्च की जाएगी कि साउथ पोल में पानी है या नहीं, वहां जीवन है या नहीं। इससे पहले रूस ने लूना 25 को चांद पर भेजा था, जिसे कि 7 दिन में ही चांद पर लैंड करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बीच में ही क्रैश हो गया। अगर ऐसा हो जाता तो रूस जो है वो पहला देश बन जाता साउथ पोल पर लैंड करने वाला। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि रूस उसे 7 दिन में लैंड कराने वाला था और हमारे चंद्रयान को 40 दिन लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चांद पर पहुंचने में केवल 5 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर 5 दिन में उसे पहुंचाया जाएगा तो ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होगी और उसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दिया जाता है जिससे कि खर्चा थोड़ा कम आ जाए। अब इसे आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए जैसे धरती से जब रॉकेट चांद की तरफ जाएगा तो उसे फ्यूल की जरूरत पड़ेगी।
तो वो अपने साथ कितना फ्यूल लेकर जाएगा। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, अब दिल्ली से अगर मुझे जाना है मुरादाबाद तक, तो मैं एक बार टैंक फुल कराऊंगी और मुरादाबाद तक आराम से पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से कोलकाता के लिए जाना है तो मुझे बीच में टैंक को फिर से रिफिल कराना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि जब रॉकेट स्पेस की तरफ जाता है तो वो अपने साथ कितना ईंधन लेकर जाएगा, कितना फ्यूल लेकर जाएगा। आखिर फ्यूल का वेट भी होता है, उसका वजन भी होता है। तो अब क्या करते हैं, आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार, हम लोग कभी मेले में जाते हैं तो आपने वहां मौत का कुआं देखा होगा। मौत के कुएं में क्या होता है, एक बाइकर मौत के कुएं के चक्कर लगाता है बहुत तेजी से। अब वो तेजी तेजी से जब वो चक्कर लगाना शुरू करता है तो वो अचानक से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यही जो है वो चंद्रयान 3 के साथ भी किया जाता है। उसे पृथ्वी की परिक्रमा कराई जाती है, क्योंकि परिक्रमा कराने में कोई भी फ्यूल नहीं लगता है। अब परिक्रमा करते 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 उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और उसमें कोई फ्यूल भी नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब उसको जब फ्यूल की जरूरत तब होती है वो जब चंद्रमा पर लैंड करने की तैयारी करता है, तो वहां पर सारा फ्यूल को खर्च किया जाता है। तो इस तरह से फ्यूल की सेविंग की जाती है और इसी तरह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। तो इस तरह रूस नाकामयाब हो गया और चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुली लैंड कर गया। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर कि आखिरकार 3,85,000 का किलोमीटर का सफर तय करना इतना आसान और लास्ट के जो 15 मिनट है वो इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं। अब आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए, आपने प्लेन पर सफर किया होगा। प्लेन को जब हम लैंड कराते हैं, प्लेन जब लैंड होता है तो वो किसी खेत, सड़क, कहीं पे भी जाके लैंड नहीं होता। उसको एयरपोर्ट की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर वो स्पेस की जरूरत होती है जिसपे वो रन कर सके, वो रुक जाए। बिल्कुल एक समतल लैंड की जरूरत होती है जिस पर जाके आराम से प्लेन उतर जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि जब प्लेन नीचे आता है तो वो धीरे 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 लैंड करता है, क्योंकि अगर वो एकदम से नीचे उतर जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरह चंद्रयान 3 जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, चंद्रमा के ऊपर जब उतरने की कोशिश करता है, अगर वो एकदम से गिर जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं, यानी जो लैंडिंग प्रोसेस होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीड कितनी रखनी है, लैंड कैसे कराना है, पोजीशन कैसे रखनी है, और गड्ढों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बताया कि चंद्रमा पर बहुत गड्ढे हैं और साउथ पोल पर लाइट भी नहीं है। इसलिए ये आखिरी जो 15 मिनट है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अब वहां चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। अब वहां पर रिसर्च की जाएगी, वहां पानी है या नहीं है। वहां सुनने में आया हाइड्रोजन गैस भी है। चांद जो है वो पृथ्वी का सिर्फ 27% हिस्सा है, यानी वो पृथ्वी जो है उससे 63% बड़ी है, 63 गुना बड़ी है। अब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से परिक्रमा कर रहा है, और जो चांद का वजन है वो 81 अरब टन है। चांद जो है वो अंडाकार शेप का है, पृथ्वी से तो वो राउंड शेप का दिखता है, लेकिन असल में वो अंडाकार शेप का है। अब चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, वहां हवा नहीं चलती। ऐसा कहा जाता है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां गए थे उनके कदमों के निशान आज भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। और कहा जाता है जब दो लोग वहां बात करते हैं तो वो एक दूसरे की बात को भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की बात करने को ट्रांसमिट करने के लिए वायु चाहिए, और वहां वायु नहीं है। इसलिए चांद पर जो चीजें जैसी है वो आज भी वैसी ही है। इसलिए ये साउथ पोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें जैसी शुरू से थी आज भी वो वैसे ही है। अब देखते हैं इसरो वहां कितनी रिसर्च करते हैं और हमारे सामने क्या क्या रिसर्च, क्या क्या खोज सामने आती है। हम उम्मीद करते हैं कि इसरो सक्सेसफुली ये सारी रिसर्च करेगी और हमारे सामने सारे रहस्यों को उजागर करेगी। हम उम्मीद करते हैं इसरो बहुत सारे रहस्यों को उजागर करेंगे, और हमारी अगली वीडियो में हम आपको और भी नई नई इंफॉर्मेशन देते ही रहेंगे। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।